नमस्ते दोस्तों। वागले एकेडमी में आपका स्वागत है। जी, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी बात। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले हिंदी व्याकरण के किसी भी वीडियो को मिस ना करें। बिल्कुल। और अगर चर्चा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार है। मतलब सोचिए, हम किसी को मैसेज करते हैं, क्या हम आज शाम को मिल रहे हैं? हाँ। और वहां से जवाब आता है सिर्फ ठीक है, और उसके साथ एकदम एक सख्त फुल स्टॉप। बस 2 शब्द और एक बिंदु। आप देखिए, अचानक हमारे दिमाग में अलार्म बजने लगता है कि क्या वो इंसान नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? एकदम सही बात है। और अगर उसी ठीक है के आगे फुल स्टॉप की जगह 3 डॉट्स लगे होते तो ऐसा लगता है जैसे कोई सस्पेंस है ना? बात अधूरी सी लगती। शब्द तो बिल्कुल वही है, लेकिन उनके पीछे की जो भावना है वो सिर्फ एक छोटे से बिंदु से बदल गई। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। असल में ये जो विराम चिन्ह होते हैं ना, ये हमारी भाषा के ट्रैफिक सिग्नल हैं। ट्रैफिक सिग्नल मतलब कैसे? हाँ, क्योंकि अगर ये चिन्ह ना हो तो हमारी भाषा उस बेहद व्यस्त चौराहे की तरह हो जाएगी जहां चारों तरफ से गाड़ियां आ तो रही हैं, लेकिन कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, ना रुकने का इशारा है, ना गति कम करने का। अरे बाप रे, तब तो सिर्फ एक्सीडेंट ही होंगे। बिल्कुल, हर तरफ सिर्फ भ्रम होगा। तो आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम इन लगभग 20 विभिन्न विराम चिन्हों को डिकोड करें। हम समझेंगे कि ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, बल्कि ये तय करते हैं कि हमारी आंतरिक आवाज कहाँ भारी होगी और कहाँ रुकेगी। ये बहुत ही जरूरी बात कही आपने। हम अक्सर सिर्फ शब्दों पर इतना फोकस करते हैं कि इन चिन्हों को भूल ही जाते हैं। तो चलिए इसी ट्रैफिक लाइट वाले कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं, रुकने की कला से। बिल्कुल। हमारे पास सबसे बुनियादी है पूर्ण विराम, जो एक खड़ी रेखा होती है। ये तो एकदम लाल बत्ती है। हाँ, लाल बत्ती मतलब बात खत्म। जैसे राम स्कूल जाता है, बात खत्म, इंजन बंद कर दो। और इसके बाद आता है अल्प विराम यानी कॉमा। ये मुझे लगता है एक स्पीड ब्रेकर की तरह है ना? जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अल्प विराम हमारे दिमाग को एक हल्का सा झटका देता है कि ओ थोड़ा धीमे हो जाओ, क्योंकि अभी लिस्ट बाकी है, जैसे आम, केला और सेब लाओ। लेकिन जो चीज मुझे हमेशा से कंफ्यूज करती है वो है अर्धविराम। मतलब एक बिंदु और उसके ठीक नीचे कॉमा। हाँ, सेमीकोलन। वही, अब आप ही बताइए, अगर हमारे पास पूरी तरह रुकने के लिए लाल बत्ती है, पूर्ण विराम, और थोड़ा रुकने के लिए स्पीड ब्रेकर है, अल्प विराम, तो हमें इस तीसरे मिडिल गियर की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये सिर्फ लेखकों का अपनी भाषा को थोड़ा जटिल दिखाने का तरीका है? नहीं नहीं, इसे जटिलता नहीं कहेंगे, उसे हम विचारों की गहराई कह सकते हैं। अर्धविराम असल में भाषा के सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली टूल्स में से एक है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अल्प विराम सिर्फ शब्दों की लिस्ट को अलग करता है और पूर्ण विराम 2 बातों को पूरी तरह काट देता है। लेकिन होता क्या है कि कभी-कभी हमारे पास 2 ऐसे विचार होते हैं जो व्याकरण के हिसाब से तो अपने आप में पूरे वाक्य हैं, लेकिन उनका अर्थ एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। कोई उदाहरण से समझाएंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, सूर्यास्त हो गया, लालिमा छा गई। ठीक है। अब यहाँ सूर्यास्त हो गया एक पूरा वाक्य है। अगर हम यहाँ पूर्ण विराम लगा दें तो दिमाग उस दृश्य को वहीं खत्म कर देगा। वो एक नई शुरुआत करेगा। हाँ, बात कट जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अर्धविराम हमारे दिमाग को ये संकेत देता है कि रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, लेकिन अपना फोकस मत हटाइए, क्योंकि जो अगली बात आ रही है वो इसी से पैदा हो रही है। ओह, मतलब लालिमा का छाना सूर्यास्त का ही सीधा परिणाम है। एकदम सही। ये फिल्मों के किसी सिनेमैटिक ट्रांजिशन की तरह है। एक दृश्य से दूसरे दृश्य में घुलने जैसा है, न कि एक झटके से कटने जैसा। अरे वाह, मतलब ये 2 विचारों के बीच एक ऐसा पुल है जो उन्हें टकराने से भी रोकता है और अलग भी नहीं होने देता, एक स्मूथ कैमरा पैन की तरह। बिल्कुल वही। तो चलिए, ये तो होगी रुकने की कला। लेकिन जब हम बोलते हैं तो सिर्फ रुकते ही थोड़ी हैं। हमारी आवाज में भावनाएं भी तो होती है ना? आवाज ऊपर नीचे होती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कागज पर लिखी काली स्याही तो बिल्कुल सपाट होती है। वो ये मानवीय भावना कैसे पैदा करती है? यहीं पर हमारे टोन या लहजे को दिखाने वाले चिन्ह आते हैं, जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह। जो सवाल पूछता है। जी, जैसे ही आप पढ़ते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये चिन्ह देखते ही आपके दिमाग के अंदर की जो आवाज है वो अपने आप थोड़ी ऊपर की तरफ उठ जाती है ना? हाँ यार, ये तो अपने आप हो जाता है।
और उसी तरह विस्मयादिबोधक चिन्ह है जो सीधा खड़ा होता है और नीचे एक बिंदु होता है, जी जो हर्ष या आश्चर्य दिखाता है। बिल्कुल, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। सोचिए अगर ये चिन्ह ना हो तो वाह पढ़ना बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई रोबोट मौसम की जानकारी दे रहा हो। वाह कितना सुंदर दृश्य है। हाँ, एकदम सही। ये चिन्ह असल में भौतिक विज्ञान को कागज पर उतारते हैं। ये हमारी आंखों के जरिए हमारे वोकल कॉर्ड्स को निर्देश देते हैं। लेकिन इन सब में एक चिन्ह बहुत ही खास है जो आजकल की टाइपिंग में कहीं खो सा गया है। अच्छा, कौन सा चिन्ह? दीर्घ उच्चारण का चिन्ह। अरे हाँ, मैं इसी के बारे में सोचने ही वाला था। ये जो दिखने में बिल्कुल अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा लगता है ना? जी हाँ, वही। इसका काम उच्चारण को लंबा खींचना है। जैसे अगर किसी को दूर से आवाज लगानी हो, राम, या फिर ध्यान करते समय ओम लिखना हो। मुझे तो ये बहुत ही जादुई लगता है। जादुई कैसे? मतलब आप देखिए ना, कैसे एक छोटा सा चिन्ह सपाट पन्ने पर एकदम 3D इफेक्ट डाल देता है। ये किसी ध्वनि की गूंज को विजुलाइज करने जैसा है। बिल्कुल। ये ध्वनि विज्ञान का एक शानदार उदाहरण है। जब हम बोलते हैं तो ध्वनियां हवा में तैरती हैं, तुरंत खत्म नहीं होती। ये चिन्ह पढ़ने वाले को निर्देश देता है कि यहाँ आवाज को थोड़ी देर होल्ड करना है, जैसे संगीत में होता है। एकदम उसी तरह। अगर ये चिन्ह ना हो तो आप बस ओम पढ़ेंगे, जो एक झटके में खत्म हो जाएगा। उसका जो मेडिटेटिव प्रभाव है, ओह, वो तो पूरी तरह गायब ही हो जाएगा। सही बात है। ये चिन्ह हमारी भाषा को सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं रहने देते, बल्कि उसे एक अनुभव में बदल देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब भावनाओं से थोड़ा तार्किकता की ओर चलते हैं। कुछ चिन्ह ऐसे भी होते हैं जो शब्दों को जोड़ने या दिशा दिखाने का काम करते हैं, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं। हाँ, खासकर योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह के बीच। वही तो। योजक चिन्ह यानी हाइफन, जो एक छोटी सी आड़ी रेखा होती है, जो हम माता पिता या सुख दुख जैसे शब्दों के बीच लगाते हैं। और फिर है निर्देशक चिन्ह यानी डैश, जो थोड़ा लंबा होता है। इसका इस्तेमाल संवाद बोलने के लिए होता है, जैसे अध्यापक, फिर डैश और फिर शोर मत करो। जी, इसके अलावा उपविराम भी है, जो 2 बिंदुओं की तरह होता है, और विवरण चिन्ह जो हम बचपन से सूचियां बनाने से पहले इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हाँ, वो बिंदु और उसके आगे एक रेखा। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। पूछिए। देखिए, योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक लंबा। लेकिन असल जिंदगी में जब हम कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होते हैं, तो क्या सच में कोई इस लंबाई का ध्यान रखता है? अक्सर जल्दबाजी में बस लोग एक लाइन खींच देते हैं। क्या ये सूक्ष्म अंतर सच में मायने रखता है? ये अंतर टाइपिंग की जल्दबाजी में भले ही आपको छोटा लगे, लेकिन हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग के लिए ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। अच्छा, दिमाग को कैसे पता चलता है? देखिए, हमारा दिमाग शब्दों के अर्थ समझने से पहले उनके आकार को स्कैन करता है। जो योजक चिन्ह है, जो छोटा होता है, वो एक तरह से गोंद का काम करता है। गोंद मतलब जोड़ने वाला? हाँ, वो 2 शब्दों को पकड़कर एक नया अर्थ बनाता है। जब आप सुख दुख पढ़ते हैं तो योजक चिन्ह आपके दिमाग को बताता है कि ये 2 अलग अलग शब्द नहीं है, ये जीवन का एक ही अनुभव है। ओके, समझ गया। और वहीं दूसरी ओर जो लंबा निर्देशक चिन्ह है, वो गोंद नहीं है, वो एक पर्दा उठने जैसा है। मतलब कुछ नया आने वाला है। बिल्कुल। जब दिमाग एक लंबी लाइन देखता है तो उसे तुरंत सिग्नल मिलता है कि अब कोई नया संवाद या कोई निष्कर्ष आने वाला है। अगर आप अध्यापक के बाद छोटा योजक लगा देंगे तो दिमाग पल भर के लिए अध्यापक और उसके आगे के शब्द को आपस में जोड़ने की कोशिश करेगा। अरे हाँ, और फिर अर्थ समझ न आने पर वो अटकेगा। जी, ये एक माइक्रोसेकंड की रुकावट होती है, लेकिन ये पढ़ने के प्रवाह को तोड़ देती है। छोटा चिन्ह शब्दों को बांधता है, जबकि लंबा चिन्ह पाठक को आगे की दिशा में धकेलता है। ये गोंद और पर्दे वाला कंसेप्ट तो बहुत ही शानदार है। एक जोड़ रहा है और दूसरा रास्ता खोल रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, संवाद और पर्दे की बात चली है, तो जब कोई मंच पर बोलता है तो उसके कहे को ठीक वैसा ही कागज पर कैसे उतारा जाए? यहाँ भी तो कुछ चिन्ह काम आते हैं ना? हाँ, यहाँ कोष्ठक यानी ब्रैकेट और उद्धरण चिन्ह यानी कोट्स काम आते हैं। कोष्ठक तो एक तरह से वाक्य के बीच में एक साइड विंडो खोलने जैसा है, जैसे कोई अतिरिक्त जानकारी देनी हो। जी, जैसे अगर मैं लिखूं लता जी और फिर ब्रैकेट में स्वर कोकिला महान थीं,
यहाँ कोष्ठक ने मुख्य वाक्य को बिना तोड़े हमें बता दिया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, और उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को बिल्कुल वैसा ही लिखने के लिए है, जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बारीक नियम है जो बहुत जरूरी है, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, मुझे ये बहुत आकर्षक लगा। मुझे लगता है कि इकहरा उदाहरण मतलब सिंगल कोट वो नाटक के मंच पर किसी एक कलाकार पर पड़ने वाली स्पॉटलाइट की तरह है ना? क्या बात है, बहुत ही उम्दा तुलना है। मतलब जब किसी एक शब्द पर जोर देना हो तो स्पॉटलाइट, और जब दोहरा उदाहरण होता है तो वो किसी महत्वपूर्ण दृश्य के लिए पूरे मंच को रोशन करने जैसा है। पूरा वाक्य ज्यों का त्यों। बहुत सही कहा। ये जो सिंगल और डबल कोट्स का फर्क है ना, ये भाषा में एक तरह की बौद्धिक ईमानदारी तय करता है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। वो कैसे? नो चिन्हों के बीच मैंने अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं जोड़ा है। वाह, मतलब ये तथ्यों को सुरक्षित रखने का तरीका है। और ब्रैकेट वाली बात भी मजेदार है। वो कैसा लगता है? कोष्ठक का मनोविज्ञान ऐसा है जैसे लेखक अचानक से कहानी रोककर आपके कान में कोई गुप्त जानकारी फुसफुसाता है और फिर वापस कहानी शुरू कर देता है। कान में फुसफुसाने वाली बात एकदम सटीक है। ये पाठक और लेखक के बीच एक सीक्रेट कनेक्शन बनाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन लिखते समय लेखक से गलतियां भी तो होती हैं ना। आज के दौर में तो हम टाइप करते हैं और गलती होती है तो बस बैकस्पेस या कंट्रोल Z दबाकर उसे अंडू कर देते हैं। हाँ, आज तो बहुत आसान है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि भाषा ने कंप्यूटर के आने से बहुत पहले ही अपने खुद के एडिटिंग टूल्स बना लिए थे। जैसे एक चिन्ह है हंसपद। जी, हंसपद। ये उल्टा वी जैसा होता है। अगर लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो नीचे इस चिन्ह को लगाकर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। हाँ, इसे परीक्षाओं में त्रुटि बोधक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका नाम हंसपद क्यों है? क्या इसका आकार सच में हंस यानी स्वॉन के पैर जैसा दिखता है? बिल्कुल, आपने सही अंदाजा लगाया। इसका आकार किसी पक्षी के पंजे जैसा ही होता है और इसका इतिहास बहुत ही व्यवहारिक मजबूरी से जुड़ा है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? सोचिए, 100 या 200 साल पहले की बात, जब लोग स्याही और मोर पंख वाले पेन से लिखते थे। कागज बहुत महंगा होता था। अगर आप एक पूरा पन्ना लिख चुके हैं और अचानक देखते हैं कि बीच में एक बहुत जरूरी शब्द छूट गया है, तो आप क्या करेंगे? अरे हाँ, मिटा तो सकते नहीं, स्याही फैल जाएगी। वही तो, आप पूरा पन्ना दोबारा भी नहीं लिख सकते। ऐसे में इस हंस पद ने एक बहुत ही सुंदर समाधान दिया। मतलब ये पाठक को बताता है कि यहाँ गलती हुई है। हाँ, ये बहुत ही विनम्रता से बताता है कि यहाँ लेखक से एक मानवीय भूल हुई है। कृपया अपनी नजर जरा ऊपर उठाएं, सही शब्द वहां है, और फिर वापस नीचे आकर पढ़ना जारी रखें। ये उस युग की तकनीक थी। क्या बात है, मतलब ये सच में 19वीं सदी का कंट्रोल Z था। हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह समय बचाने के लिए लाघव चिन्ह भी है, जो एक छोटा सा गोला होता है। जैसे डॉक्टर की जगह डॉ लिखकर गोला लगा दो। हाँ। या फिर पुनरुक्ति सूचक, जहां ऊपर लिखी बात को नीचे दोहराने के लिए बस 2 छोटे-छोटे कॉमा लगा दिए जाते हैं। लेकिन इन सब शॉर्टकट्स के बीच एक चिन्ह ऐसा है जिसने आज के डिजिटल युग में एक बिल्कुल नया रूप ले लिया है। मैं बात कर रहा हूँ लोप चिन्ह की, जहां हम वाक्य का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। हाँ, जिसे हम आमतौर पर 3 डॉट्स कहते हैं। व्याकरण में तो जैसे मैं आऊंगा पर और फिर डॉट्स। लेकिन आज के टेक्स्ट मैसेजिंग के जमाने में ये सबसे बड़ा सस्पेंस बनाने वाला टूल बन गया है। हाँ, ये तो है। मतलब जब स्क्रीन पर दिखता है कि सामने वाला इंसान टाइप कर रहा है और फिर वे 3 डॉट्स दिखते हैं, वो सच में दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। हाँ, एकदम सही कहा। डिजिटल दुनिया में ये 3 डॉट्स इंतजार का प्रतीक बन गए हैं, और साहित्य में इसका इस्तेमाल वहां होता है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं। जैसे जहां लेखक चाहता है कि पाठक खुद सोचे। बिल्कुल, ये एक खाली कैनवास छोड़ देने जैसा है। मैं आऊंगा पर के बाद की जो खामोशी है, वो किसी भी लिखे गए शब्द से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये इंसान की झिझक या किसी गहरी सोच को दर्शाती है। मतलब ये न कहे गए शब्दों का प्रतिनिधि है। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब इस कविता और भावनाओं से बाहर निकलकर इसके एक बिल्कुल अलग पहलू को देखते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे चिन्ह भी हैं जो भावनाओं से नहीं बल्कि सीधे गणित से आते हैं। जी, क्योंकि भाषा में तार्किकता का भी बहुत बड़ा स्थान है। जैसे कि पाद चिन्ह, जो रेखांकित करने के लिए नीचे लाइन खींचते हैं, या पाद बिंदु, जो भाग यानी डिवाइड का चिन्ह है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा चौंकाता है
वो है तुल्यता सूचक। यानी इक्वल टू का साइन, बराबर का चिन्ह। हाँ, जो समानता बताने के लिए प्रयोग होता है, जैसे दिवस बराबर दिन या 2 + 2 = 4। और एक समाप्ति सूचक भी होता है जो अध्याय के अंत में लगता है। लेकिन मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि गणित के चिन्हों का हिंदी व्याकरण में क्या काम है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, ये डेटा और फैक्ट्स को बिना किसी मिलावट के ट्रांसफर करने का टूल भी है। मतलब जब हमें बिल्कुल सटीक बात कहनी हो। बिल्कुल, जब हमें भावनाओं की जरूरत होती है तो हम विस्मयादि बोधक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमें दो चीजों के बीच बिल्कुल सटीक समानता दिखानी होती है तो शब्द अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अगर मैं कहूँ दिवस का अर्थ दिन होता है, तो इसमें थोड़ी बहुत व्याख्या की गुंजाइश है। लेकिन अगर मैं लिखूं दिवस, फिर तुल्यता सूचक यानी बराबर का चिन्ह और फिर दिन, तो ये किसी भी बहस की गुंजाइश को खत्म कर देता है। ओह, मतलब दोनों की वैल्यू एकदम बराबर है। हाँ, भाषा को जब भी अपने आप को अधिक स्पष्ट बनाना होता है तो वो गणित का सहारा लेती है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी भाषा लगातार इवॉल्व हो रही है। ये सच में एक बहुत ही शानदार नजरिया है। एक छोटे से अल्प विराम की स्पीड ब्रेकर से शुरू होकर दीर्घ उच्चारण से ध्वनि तरंगों को पकड़ने, हंसपद से गलतियां सुधारने और अंत में गणितीय तुल्यता सूचक से परम सत्य स्थापित करने तक, ये सारे चिन्ह वास्तव में हमारी लिखित भाषा का एक अदृश्य ढांचा है। बिल्कुल, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत शब्द लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये चिन्ह उन्हें सही जगह पर ना बांधें तो वे शब्द बस एक बेमतलब का शोर बनकर रह जाएंगे। सही कहा। तो आज की इस चर्चा को हम एक ऐसे विचार के साथ समाप्त करते हैं जो शायद सुनने वालों को भविष्य की भाषा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? देखिए, हम देख रहे हैं कि भाषा कैसे खुद को बदलती है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां हमारी ज्यादातर बातचीत स्क्रीन पर होती है। तो सवाल यह है कि क्या इमोजीज धीरे धीरे हमारे नए युग के विराम चिन्ह बनते जा रहे हैं? ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? क्या पता कुछ सालों बाद अनौपचारिक लेखन में एक कड़क विस्मयादि बोधक चिन्ह की जगह एक आंखें फाड़े हुए अचंभित चेहरे वाला इमोजी ले ले, या फिर सवाल पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह वो सोचता हुआ चेहरा आ जाए। हाँ, बिल्कुल संभव है। जैसे हंसपद ने अपने समय की जरूरत पूरी की थी, वैसे ही शायद इमोजी आज की डिजिटल भावनाओं को स्वर दे रहे हैं। बिल्कुल। भाषा का अगला स्वरूप कैसा होगा, ये सच में सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा पर अपना समाप्ति सूचक लगाते हैं। जी, सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए और नई चीजें खोजते रहिए। नमस्कार।